All right, it's your S1 of your A-level मैथमेटिक्स कोर्स कोड इज 9709। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर नवंबर 2020। इट्स पेपर 5-3, so let's start. Question number 1. The time taken to swim 100 meters by members of a large swimming pool club have a normal distribution with mean 62 seconds and standard deviation 5 seconds. Find the probability that a randomly chosen member of the club takes between 56 and 66 seconds to swim 100 meters. तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका वो केस है जहां पर आपको z की वैल्यू नहीं पता होती। ठीक है, जो वर्किंग फार्मूला हमारे पास होता है दैट इज z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये हमारे पास वर्किंग फार्मूला होता है। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बिटवीन 56 एंड 66। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी है, 56 से ज़्यादा हो और 66 से कम हो। तो मेरे पास दो केसेस आ गए, एक x इज ग्रेटर देन 56 और एक मेरे पास आ गया x इज लेसर देन 66। सबसे पहला काम, मैं दोनों साइड पर z की वैल्यू निकालूंगा। व्हेन x इज ग्रेटर देन 56, z का फॉर्मूला लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू। म्यू इज मीन दैट इज गिवन 62 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इट्स 5। यहाँ पर भी यही काम किया जाएगा, z इज इक्वल्स टू 66 माइनस 62 डिवाइडेड बाय 5। 56 minus 62 leads to negative 6 over 5 and it will be equals to 4 over 5 जो कि बराबर है आपका 0.8 के, और ये बराबर है आपका -1.2 पर। ठीक है, अब अगर मैं एक रफली इसका स्केच करूं कि कौन सी दो वैल्यूज़ हैं और कौन सा हमारा एरिया है प्रोबेबिलिटी का, तो आपके पास एक वैल्यू आ रही है -1.2, लेट्स सपोज वो माइनस पर होगी, यहाँ पर आ गया, और एक वैल्यू आ रही है आपके पास 0.8। ठीक है बेटा, ये दो वैल्यूज आ गए आपके पास। जो एरिया हम ढूंढ रहे हैं, जो हमें निकालना है, वो एरिया बेसिकली ये वाला एरिया जो इसके बीच में लाई करता है। इस एरिया को निकालने में हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम 0.8 से लेस देन की सारी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उसमें से हम ये ग्रीन वाला एरिया माइनस कर देंगे। लेट्स कॉल दिस एरिया ए। अब ये ए वाला एरिया कैसे निकालना है, इस पर बात करते हैं। मैं सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू प्लॉट करूँगा। यहाँ पर मेरे पास जो नेगेटिव की वैल्यू है इट्स -1.2, लेकिन हमारे पास टेबल पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी, सो इट लाइज ऑन द पॉजिटिव साइड, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 1.2। अब जो मैं एरिया निकालूंगा टेबल से, वो एरिया कौन सा आएगा, वो एरिया इसके लेफ्ट साइड का आएगा, जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। हमें अगर राइट वाला एरिया चाहिए तो हम सिंपली इसको 1 से माइनस कर देंगे। राइट वाला एरिया क्यों चाहिए हमें, जो एरिया हम रिक्वायर्ड है वो ये वाला एरिया है। ठीक है, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो हमारे पास बराबर है। तो अब हम 1.2 पर वैल्यू निकालते हैं z की। 1.2 पर जो वैल्यू आ रही है इट्स 0.8849, लेकिन आपने इसको 1 में से माइनस करना है। ठीक है, तो 0.8849 और 1 में से माइनस किया, सो वी गॉट 0.1151। ये वो एरिया है जिसको हमने यहाँ पर ए से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना, ये वो एरिया है जिसको हमने ए से डिफाइन किया हुआ है। अब मैं एक और वैल्यू निकालता हूँ अपने पास। जब मेरे पास z की वैल्यू 0.8 है, ऑलराइट, प्रोबेबिलिटी व्हेन z इज इक्वल्स टू 0.8, तो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, इट्स 0.7881। अब मेरा फाइनल आंसर, प्रोबेबिलिटी दैट it is greater than x is greater than 56 and lesser than 66। इसका जो आपका आंसर आएगा that will be 0.7881 minus 0.115। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। 0.7881 माइनस आंसर लीड्स टू 0.673। ये आपके पास पहले पार्ट का प्रोबेबिलिटी का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, 13% of the members of the club take more than t minutes to swim 100 meters, find the value of t। तो जो कंडीशन आपको दी है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन t इज इक्वल्स टू 13% है, तो 0.13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन, एक अननोन ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0.13। याद रखिएगा, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ये आपके पास एरिया की वैल्यू है। सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पर फोकस करना होता है दैट इज द डायरेक्शन और द साइन। किसका साइन हो रहा है यहाँ पर, साइन ऑफ z। अब अगर मैं एक रफली अपने पास कर्व बनाऊं, ठीक है, पहली बात
z की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। तो देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर फर्ज करें कि आपके पास एक बॉस है, ठीक है। वो बॉस दो जगह देख सकता है, या तो राइट देख सकता है या फिर वो लेफ्ट देख सकता है। आपको ये कह रहा है कि बॉस कहाँ देख रहा है, राइट देख रहा है, ठीक है। बॉस राइट देखेगा तो बॉस को एरिया 0.13 नज़र आएगा, मतलब ये हाफ से कम है। तो बॉस की प्लेसमेंट कुछ ऐसे हो सकती है कि भाई मेरा बॉस यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है। और जब बॉस राइट साइड पर देखेगा तो जो एरिया कवर होगा ये हाफ से कम है, तो दैट एरिया इज़ 0.13। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो z होगा इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। सबसे पहला काम आपने z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि हमारे पास जो कर्व का एरिया होता है वो राइट साइड का तो आता ही नहीं है, तो हम इस 0.3 को 1 में से माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.13, ऑलराइट, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 0.87। अब आपने अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के टेबल में देखना है कि आपके पास 0.87 पर क्या वैल्यू आ रही है। अब ये काम मैंने टेबल से किया, क्या किया, 0.87 को मैंने प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में देखना है, मतलब जो आपके पास टेबल होता है वहाँ पर एरिया वाले में देखना है, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.86, वो आ रही है 1.12 में। इसमें मुझे 14 और ऐड करना है तो 0.87 आएगा। टेबल में 14 की वैल्यू आपको मिल रही है 0.007, जो लास्ट डिजिट होता है हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा 1.127, ऑलराइट। तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, ये मेरे पास z की वैल्यू आ चुकी है, z इज इक्वल्स टू 1.127। यहाँ तक पहुँचना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1.127 इज इक्वल्स टू, आपके पास म्यू की वैल्यू क्या थी, इट्स 62 सेकेंड्स, तो मैंने लिखा 62 और सिग्मा मेरे पास था 5। अब यहाँ पर लास्ट गलती का चांस क्या हो सकता है कि जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है जिसको उसने कहा है टी है, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर टी के साथ मिनट्स लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको जो डेटा आप पुट कर रहे हो वो सेकेंड्स में। तो अब आपको यहाँ पर यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई टी बाय 60 टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। और अब सिंप्लीफाई कर लेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, सो टी इज इक्वल्स टू 1.13, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑर्डिनरी फेयर डाई इज थ्रोन अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन। ये जो ये स्टेटमेंट थी अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन, इसने डिफाइन कर दिया सवाल हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ 6 टेक्स मोर देन 8 थ्रोज। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जीपी का है तो आपको सक्सेस और फेलियर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेस क्या होगा मेरे पास, p, 6 आने का चांस क्या है मेरे पास, इट्स 1/6, और फेलियर क्या होगा, 6 के ना आने का चांस क्या है मेरे पास, 5/6। आपको कंडीशन क्या दी है, मोर देन 8 थ्रोज, सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ x शुड बी ग्रेटर देन 8। इसका हमारे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, विच सेज दैट probability that x is greater than r is equals to q to the power r। इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करें तो हम ये कह सकते हैं q is what, q is 5/6 to the power 8 which gives you the value of 0.233, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, two ordinary fair dice are thrown together until a pair of sixes is obtained. The number of throws taken is denoted by the random variable x. Find the expected value of x. Alright. Firstly, what is the expected value working formula? The expected value is basically mu, which is equals to 1 divided by p. Alright. यहाँ पर आपके पास सक्सेस क्या है, सक्सेस ये है कि दोनों पर आपके पास 6 आ जाए। अगर पहले डाई पे 6 आएगा सो द पॉसिबिलिटी इज 1/6, और अगर दूसरे पर भी 6 आएगा सो द चांसेस आर इक्वल 1/6। तो आपके पास P क्या हो गया, सक्सेस क्या हो गया, दैट इज 1/36। प्लेस कर दें इसको यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स टू 36, and that is your expected value of x. Next part, find the probability that obtaining a pair of sixes takes either 10 or 11 throws. यहाँ पर जो आपका सक्सेस है वो क्या है, obtaining a pair of sixes, right? तो मेरा सक्सेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, p क्या हो जाएगा, p is equals to 1 divided by 36, right? और यहाँ पे मेरा q क्या हो जाएगा, it will be 1 minus 1/36, जो कि बराबर आ जाएगा 35 divided by 36 के। आप क्वेश्चन समझिएगा, ऑब्टेनिंग अ पेयर ऑफ सिक्सेस टेक्स आइदर 10 और 11 थ्रोज। अब यहाँ पर दो केसेस हैं,
या तो आपको सक्सेस मिली 10th थ्रो पर या आपको सक्सेस मिली 11th थ्रो पर। जब आपके पास दो ऑप्शंस हों तो आप उन दोनों को ऐड करते हैं। अगर आपको 10th थ्रो पे सक्सेस मिली है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 9th थ्रो तक आपको फेलियर मिला होगा। ऐसा ही है ना बेटा? तो 9th थ्रो तक फेलियर का मतलब क्या हुआ? फेलियर क्या है आपके पास? इट विल बी 35 डिवाइडेड बाय 36 टू द पावर 9। ये फेलियर था। और 10th थ्रो में आपको मिल गई सक्सेस, दैट इज पेयर ऑफ सक्सेस, जो आ गया 1/36। ठीक है। अगर आपको ये कह रहा है कि आपको 11th थ्रो पे सक्सेस मिली है, इसका मतलब ये हो गया कि शुरू की 10th थ्रो तक आपको फेलियर मिला होगा, पावर 10 हो जाएगा, और 11th थ्रो में आपको मिल गई सक्सेस। सही है। सिंप्लीफाई किया आपने, डेसिमल वैल्यू निकाली, इट विल सम अप टू 0.0425। ये आपका आंसर है। Question number 3 from the topic permutation. A committee of 6 people is to be chosen from 9 men and 5 women. पहला कीवर्ड क्या मिला आपको? is to be chosen from. That means कि आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। ठीक है। Find the number of ways in which the 6 people can be chosen if there must be more women than men on the committee. जब आपके पास सवाल इस तरह का आया करे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको ऐसे सॉल्व करो कि आपने लिखा मैन और आपने लिख दिया वुमेन। ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके पास टोटल लोग कितने होने चाहिए? टोटल आपने 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है। 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। कंडीशन ये है कि ज़्यादा वुमेन होंगी एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है। अब 6 लोग आपने सिलेक्ट करने हैं। लेट सपोज आपने कहा मेरे पास अगर 4 वुमेन है तो जाहिर बात है मेरे पास मैन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि वुमेन ज़्यादा होने चाहिए, मैं 3 नहीं कर सकता। अगर मेरे पास 5 वुमेन हैं तो मेरे पास 1 मैन होना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास सारी की सारी वुमेन आ जाएं और मेरे पास एक भी मैन ना हो। ठीक है। अब आपके पास टोटल वुमेन और मैन कितने हैं ये लिखा हुआ। पहले मैं मैन सेलेक्ट कर रहा हूँ 2, कितने में से कर रहा हूँ? 5 में से। तो ये आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कॉम्बिनेशन 4। पहला आ गया। दूसरा देखें कितने मैन सेलेक्ट कर रहा हूँ? 1 आउट ऑफ 5। तो क्या बनेगा मेरे पास? 5 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 9 कॉम्बिनेशन 5, और लास्टली क्या बन जाएगा मेरे पास? 9 कॉम्बिनेशन 6। सबके आंसर्स निकालेंगे और सबको हम एडअप कर देंगे। तो आपका पहले का आंसर आ गया 1974। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। 9 women and 5 men include a sister and a brother. Find the number of ways in which the committee can be chosen if the sister and the brother cannot both be on the committee. दोनों नहीं हो सकते, ये कंफर्म्ड हो गया, लेकिन दोनों में से एक तो हो सकता है। अब हम सॉल्व ऐसे करते हैं, पहले हम करते हैं नो रिस्ट्रिक्शन ना, कि कोई भी आ सकता है, तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, पहले हम इसको लेके चलते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि आपके पास टोटल कितने हैं भाई? 9 आपके पास वुमेन है, ठीक है, 5 आपके पास मैन है, तो टोटल कितने होगा? टोटल आपके पास 14 पर्सन हैं, और आपको जो कमेटी बनानी है वो 6 लोगों की है। तो मैंने कहा भाई अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो दैट विल बी 14 कॉम्बिनेशन 6 विच इज इक्वल्स टू 3003। ठीक है बेटा, ये पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस, अगर जो सिस्टर ब्रदर की बात की है, लेट सपोज मैंने कहा दोनों इंक्लूड हो जाए। ठीक है। इफ both sister and brother are in committee और सिलेक्शन, अगर दोनों होंगे तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या अब आपके पास सिलेक्शन 14 लोगों का हुआ? नहीं, अब आपके पास 12 बचे, क्योंकि 2 तो आप पिक कर चुके हो, और 12 में से आपने सिलेक्ट कितने को करना है? 6 को थोड़ी करना है, क्योंकि 6 में से 2 तो आप पिक कर चुके हो। तो 12 में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 4 को, क्योंकि 2 हमने ऑलरेडी पिक कर लिए। सो नाउ 12 कॉम्बिनेशन 4 का मतलब हो गया 495। अब आपका फाइनल स्टेप, अब हम ये कहेंगे कि अगर हम दोनों की पॉसिबिलिटी, दोनों के सिलेक्शन को हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमेशा दोनों में से सिर्फ कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते। सो 3003 माइनस 495 इज इक्वल्स टू 2508। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। The 1300 train from Johor to Cayman runs every day. The probability that the train arrives late in Cayman is 0.35. For a random sample of 7 days, find the probability that the train arrives late on fewer than 3 days. सबसे पहले आपको ये टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है? फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 7 days, तो मेरे पास एक वैल्यू n आ रही है। ठीक है। ट्रेन लेट पहुंच रही है या फिर ट्रेन टाइम पर पहुंच रही है, तो मेरे पास एक सक्सेस और फेलियर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। मेरे पास जो चीज़ मुझे फोकस करनी है, मैं फोकस कर रहा हूँ अराइव्स लेट, दैट मीन्स दिस इज माई सक्सेस।
तो मेरे पास जो P की वैल्यू है इट्स 0.35, तो फेलियर क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा 1 में से माइनस कर दिया आपने, इट्स 0.65। ऑलराइट, कहाँ तक जाना है, फियर देन 3 डेज पर। तो यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल का वर्किंग फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। अब वर्किंग फार्मूला क्या कहता है आपको, वर्किंग फार्मूला कहता है Q टू द पावर n माइनस आर एंड P टू द पावर r, और ये आ जाएगा आपके पास NCR। ऑलराइट, ये आपका वर्किंग फार्मूला आ गया। यहाँ पर आपके पास केसेस सीन बन रहे हैं, कौन कौन से, ये कह रहा है फियर देन 3 डेज। भाई एक भी दिन लेट ना हो, ये भी पॉसिबल है, एक दिन लेट हो जाए ये भी पॉसिबल है, या फिर दूसरे दिन लेट हो जाए ये भी पॉसिबल है। इन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये जो x है बेसिकली ये आपके पास आपका r बन जाएगा। ऑलरेडी आपका r है, n क्या है, n आपके पास 7 है। तो पहला 7 कॉम्बिनेशन 0, सक्सेस क्या है आपके पास 0.65 टू द पावर 7 माइनस 0.7, और यहाँ पर आपके पास सक्सेस नहीं आएगा, वो आपके पास 0.35 टू द पावर 0 बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। प्लस जब r आपके पास 1 आ गया, 7 कॉम्बिनेशन 1, फेलियर क्या है आपके पास 0.65 टू द पावर 6, एंड सक्सेस क्या है 0.35 टू द पावर 1, प्लस 7 कॉम्बिनेशन 2, फेलियर क्या है 0.65 टू द पावर 7 माइनस 2 5, एंड सक्सेस इज 0.35 टू द पावर स्क्वायर। सबको सिंप्लीफाई करते हैं अब। सो 7 कॉम्बिनेशन 0, 7.65 इंटू 7.35, इसका आंसर आ जाएगा 0.04902, प्लस 7 कॉम्बिनेशन 1 इज 7 टाइम्स 0.65 टू द पावर 6 टाइम्स 0.35, आंसर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे देख लेंगे इसका 0.1847, प्लस 7 कॉम्बिनेशन 2 टाइम्स 0.65 to the power 5, 0.35 square, so you got 0.298. Alright, now you need to add all those values. So final answer is 0.5317, जिसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 0.532, ये आपके पास आंसर आ गया। Alright, next one. A random sample of 142 days is taken. Use an approximation. ये आपका सवाल कन्वर्ट हो गया from binomial to normal. Find the probability that the train arrives late on more than 40 days. यहाँ पर क्या पूछ रहा है, possibility that train late more than 40 days. Alright. जब आपका सवाल कन्वर्ट हो जाएगा आपको 3 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं आपके पास, नंबर 1 पे हमें फाइंड करना होता है म्यू, नंबर 2 पर हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, और नंबर 3 पे हमें चाहिए करेक्शन फैक्टर। ऑलराइट, जो डेटा आपको ऊपर से मालूम है वो आपको पता है कि आपके पास जो P की वैल्यू है सक्सेस वो आपको ऊपर निकाल चुके हो 0.35, और आपका जो फेलियर है इट्स 0.65, ठीक है बेटा। अब म्यू क्या होता है, म्यू बराबर होता है आपका NP। n आपके पास कितना है, अ रैंडम ऑफ 142 डेज, सो n इज 142 टाइम्स P इज व्हाट 0.35, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इक्वल्स टू 49.7। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ NPQ, तो NP का आंसर तो हमारे पास आ चुका है 49.7, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया Q से, दैट मीन्स 0.65 निकालते हैं इसकी वैल्यू, 49.7 टाइम्स 0.65 एंड अंडर रूट ऑफ इट्स 5.68, तो ये आ गया 5.68। अब ये करेक्शन फैक्टर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्शन फैक्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 40, बेसिकली आपकी z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो वैल्यू आपको दी जाए आप एक काम कीजिएगा, आप उससे एक पहले और एक आगे की वैल्यू लिख लें। जैसे मुझे दिया है 40, तो मैं 40 से एक पहले दैट मीन्स 39 और एक आगे मतलब 41 की 3 वैल्यूज बना दूंगा, ठीक। अब मैं 40 पर एक ऐसे 2 पॉइंट्स बना दूंगा जो कि एक 40 से 0.5 आगे और 0.5 पीछे होंगे। अब इन 2 पॉइंट्स पर हम एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है, और एक बच्चा हमारे पास यहाँ खड़ा हो गया। जो डायरेक्शन आपको दी है वो ऐसे दी है कि बच्चा जो जाए 40 से वो राइट साइड पे जाए और 40 नज़र नहीं आए उसको। जब ये बच्चा राइट पर जाएगा तो यकीनन इसको 40 नज़र आएगा, तो ये हमारे काम की वैल्यू नहीं है। जब ये बच्चा राइट पर जाएगा तो इसको 40 नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब जो वैल्यू हमारे काम की है
दैट वैल्यू इज 40.5। कैसे निकालते हैं करेक्शन फैक्टर? बहुत सिंपल है। देखें, पहली चीज, आपको जो वैल्यू दी जाएगी आपने वो प्लॉट कर दी, एक उससे पीछे एक उससे आगे, दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपने जो वैल्यू हमारी है उससे 0.5 आगे एक बच्चे को खड़ा किया और 0.5 पीछे और आगे के एक बच्चे को खड़ा कर दिया। आपको ये बताएगा कि आपने भागना कहाँ है। आपने भागना है राइट पर, ये भी राइट पे भागेगा, ये भी राइट पे भागेगा। कंडीशन ये कि राइट पे भागते हुए 40 को इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जब ये भागेगा तो 40 इंक्लूड हो रहा है, लेकिन जब ये भागेगा तो 40 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपके पास आपके x की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा z का। z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x क्या है मेरे पास? x मैंने निकाल लिया, इट्स 40.5। म्यू क्या था? म्यू था 49.7 डिवाइडेड बाय सिग्मा क्या है मेरे पास? इट्स 5.68। तो मेरे पास यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1.619 विद अ नेगेटिव साइन। ऑलराइट, और यहाँ पर जो आपको सिंबल दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे z इज ग्रेटर देन नेगेटिव 1.169। आ जाए भाई। अब z की बात आ गई तो हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व बनाना पड़ जाएगा। ये हमारा कर्व आ गया बेटा। नेगेटिव वैल्यू ऑफ माइनस 1.769 कहाँ लाई कर रहा होगा? ये आपके पास नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पर आएगा माइनस 1.619। कहाँ की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि राइट साइड पर है, तो जो काम का आपका एरिया है वो कौन सा होगा? वो आपका ये वाला एरिया होगा राइट साइड पर। साइन आपके पास ग्रेटर देन का है। ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे पास z की नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं, तो हम इसकी रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो मतलब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1.619। तो हमें इसकी टेबल निकालनी है, वैल्यू निकालनी है टेबल से। तो आपके पास 1.61 पे जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 0.9463, और 1.619 मतलब 9 पे जो आपका 3 डेसिमल प्लेस होता है उस पर आंसर आपका 9 ही आ रहा है। सिंप्लीफाई किया आपने, दोनों को ऐड करना है अब, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.947। ये आपका फाइनल आंसर। नंबर 5, द 8 लेटर्स इन द वर्ड रिजर्व्ड आर अरेंज्ड इन अ रैंडम ऑर्डर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अरेंजमेंट हैज V एज द फर्स्ट लेटर एंड E एज द लास्ट लेटर। तो कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं। आर की बात करते हैं। आर मेरे पास कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 दफ़ा आर आ रहा है। मेरे पास ई भी रिपीट हो रहा है। ई कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3। और कोई लेटर मेरे पास रिपीट हो रहा है? रिजर्व्ड। और मेरे पास कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, नो रिस्ट्रिक्शन, तो मैं कितने वर्ड बना सकता हूं? सो दैट विल बी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। डिवाइड करते हैं इसको। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6, इट्स 3360। ये तो आपके पास आ गया सैंपल स्पेस। ऑलराइट, कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ये आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि V एज द फर्स्ट लेटर हो और E एज द लास्ट लेटर हो। ठीक है जी, लिख देते हैं रिजर्व के लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर V आपके पास फर्स्ट पर हो और E आपके पास लास्ट पर हो, अब आपके पास कितने पॉसिबल ऑप्शंस बचे हैं? यहाँ पर लेटर्स कितने रह गए? ये आपके पास 6 लेटर्स रह गए। इनकी कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है। तो आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर लेंगे? दैट विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। अब याद रखिएगा कि यहाँ 3 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास E एक फिक्स हो चुका है, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये नहीं आएगा। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 180। ये आपका क्या हुआ? ये आपका फेवरेबल आउटकम हुआ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय total number of possible outcomes, that means 3360 divide किया and you got the probability 0.0536. Next part, find the probability that the arrangement has both R's together given that all threes are together. Alright, तो अगर मेरे पास सारे R's together हैं तो मैं क्या करूँगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे R's जो हैं मेरे पास वो एक बॉक्स में कर लेते हैं हम लोग। दैट मीन्स ये आ गया, और सारे ईज को हम एक बॉक्स में कर लेते हैं। ये आ गया। अब आपके पास कितने पॉसिबल वेज हैं? 1 2 3, और बॉक्स को हम एक नंबर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल। अच्छा, ये डिवाइड होगा
3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से, लेकिन ये मल्टीप्लाई भी होगा 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से। अच्छा, ऐसा क्यों होगा ये देखें। अब आप जब आपने दोनों आर्स को अंदर बॉक्स में बंद किया तो दोनों आर पोजीशन स्वैप कर सकते हैं। ये आ गया 2 फैक्टोरियल। डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास रिपीटेशन हो रही है। तो जो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर बचेगा, इट विल बी 5 फैक्टोरियल लीड्स टू 120। ये तो तब आ गया जब आर्स एंड ईज आर टुगेदर। इसी तरह अगर मैं निकालूं ईज आर टुगेदर, तो सारे ईज अगर साथ में होंगे, दोबारा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा भाई सारे ईज एक साथ कर दो। सारे ईज को एक साथ कर दिया हमने। कितने बने ऑप्शंस? 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, दैट मीन्स इट विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ये 2 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है बेटा? ये आपके पास आर की वजह से आ रहा है, कीप इन माइंड। ऑलराइट, सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लीड्स टू 360। अब और से ज़रा सवाल देखिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अरेंजमेंट हैज़ बोथ आर्स टुगेदर गिवन दैट। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी दैट आर एंड ईज आर टुगेदर गिवन दैट ऑल ईज आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो अगर आपके पास आर और ई सिलेक्ट होंगे तो उसका हम केस निकाल चुके थे, दैट इज 5 फैक्टोरियल इट्स 120 डिवाइडेड बाय, अगर सारे ईज आपके साथ होंगे सो दैट इज 360। सो 120 डिवाइडेड बाय 360 लीड्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आंसर। इट्स क्वेश्चन नंबर 6। 3 coins A, B and C are each thrown once. Coins A and B are each biased so that the possibility of obtaining a head is 2/3. Coin C is biased so that the possibility of obtaining a head is 4/5. Show that the possibility of obtaining exactly 2 heads and 1 tail is 4/9. आपके पास यहाँ पर 3 डिफरेंट डाइस हैं, तो हम कहते हैं A, B and C. ऑलराइट, आपको उसने कहा शो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 हेड्स आए और एक पर टेल आए। ठीक है जी, अब हम केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले पर हेड आए, दूसरे पर हेड आए, तीसरे पर टेल आ जाए। 2 हेड्स एंड 1 टेल कह रहा है, ठीक है। पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे हेड आए, ये भी हो सकता है। पहले पे टेल आए, बाकी दोनों पे हेड आ जाए। तो ये आपके पास 3 केसेस हैं। अब मैं इन सब की पॉसिबिलिटी के एडजस्टेंट लिखता रहूँगा, ठीक है। अगर आपके पास ए पर हेड आएगा तो क्या आंसर आएगा इसका? दैट विल बी 2/3। बी पर भी हेड आया 2/3। सी पर अगर टेल आएगा तो 4/5 तो हेड की है, ठीक है। तो टेल की क्या हो जाएगी बेटा? इट विल बी 1/5। ए पर हेड आएगा अगर 2/3, अगर बी पर टेल आएगा इट विल बी 1/3 और 4/5। लास्टली अगर ए पे टेल आएगा तो 1/3, बी पर अगर हेड आएगा तो 2/3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? इट विल बी 2 2s are 4 डिवाइड बाय 3 3s are 9 5s are 45। दूसरे का आंसर क्या आएगा? 2 4s are 8 डिवाइडेड बाय 45 और तीसरे का आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 45। ये तीनों ऑप्शंस हैं, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। सो 4 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 8 और 8 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 45। 16 प्लस 4 इट्स 20 डिवाइडेड बाय 45। 5 4s are 20 and 5 9s are 45. So that is your answer. Part B. The random variable x is the number of heads obtained when the 3 coins are thrown. Draw up the probability distribution table for x. x से रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है बेटा। तो अब मेरे पास टेबल बनेगा x and probability of x is equals to x। आपके पास हेड्स आने के चांस क्या हैं? अगर आपके पास 3 कॉइन्स आपने भेजे, आपके पास एक दफ़ा भी हेड नहीं आया, आपके पास एक दफ़ा हेड आया, आपके पास 2 दफ़ा हेड आई, या आपके पास 3 दफ़ा हेड आ गए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन कि जब आपके पास एक भी हेड नहीं आया, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं नीचे, नो हेड्स। तो जब आपके पास एक भी हेड नहीं आया मतलब आपके पास तीनों टेल आ गए। तो पहले की टेल की पॉसिबिलिटी क्या हुई आपके पास? 1/3। दूसरे टेल की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 1/3। थर्ड की क्या हो गई आपके पास? 1/5। सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट 1/45। तो अगर आपके पास एक भी नहीं आएगा हेड, तो दैट इज 1/45। ये आपके पास फर्स्ट आ गया 0 पर।
अब आते हैं आपके पास फर्स्ट वाले पर कि अगर आपके पास एक हेड आए, ऑलराइट। अब इसके आपके पास केसेस बन सकते हैं बेटा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूँ इसका, वन हेड। अब एक हेड की क्या पॉसिबिलिटी है भाई, एक हेड आया, बाकी दो पे टेल आ गया, पहले पे टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आ गया, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड। अब ये आपकी सीक्वेंस वही है बेटा, ए बी और सी जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर आपके पास पहले पर हेड आया तो आपका आंसर क्या होगा, इट्स 4/5, नहीं 2/3, इट्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय टेल आ जाएगा तो 1/3, टेल आ जाएगा तो 1/5। अगर पहले पे टेल आएगा तो 1/3, दूसरे पर अगर हेड आएगा तो 2/3 और लास्ट वाले पे टेल आएगा तो 1/5। अगर पहले पे टेल 1/3, दूसरे पे टेल 1/3, लेकिन अगर तीसरे पर हेड आएगा तो दैट विल बी 4/5। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/45। उसके बाद क्या हुआ, 2/45 और लास्ट में क्या हो जाएगा 4/45। अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँगा, सबका एलसीएम तो सेम है मेरे पास, 2 2 4 4 + 4 8, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 8/45। ऑलराइट। अगर मेरे पास 2 हेड्स होंगे तो इसका तो आंसर मैं निकाल चुका हूँ पार्ट 1 में, दैट इज 4/9, ये आ जाएगा 4/9। और अगर तीनों मेरे पास हेड आएंगे, अब ये निकालना आसान होता है, अगर मेरे पास 3 हेड्स होंगे, ठीक है बेटा, 3 हेड्स। अगर पहला हेड होगा 2/3, दूसरा भी हेड होगा 2/3 और तीसरा भी हेड होगा तो 4/5। 2 2 * 4, 4 * 16 डिवाइडेड बाय 5 3 * 15, 3 * 45। तो ये आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 45। इन नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ एक्स। फर्स्टली फॉर्मूला क्या है हमारे पास टू फाइंड आउट वेरिएंस। द वर्किंग फॉर्मूला इज e of x स्क्वायर माइनस e of x और इसका होल स्क्वायर। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, दैट इज 32/15। आपको चाहिए e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला काम कि आप एक्स स्क्वायर निकालो। अगर मैं x की हर वैल्यू का स्क्वायर करूं तो ये आएगा 0 1 4 और 9, ठीक है। जब आपने एक्स स्क्वायर निकाल लिया, अब आप एक कॉलम बनाओ, रो बनाओ, एक्स स्क्वायर टाइम्स पी एक्स। एक्स स्क्वायर की हर वैल्यू को आप पी एक्स को मल्टीप्लाई करो, मतलब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा आपके पास, 0 × 1/45 0, 8/45, 4 4 * 16 डिवाइडेड बाय 9, and 9 × 16/9 × 16 divided by 45. 9 1s are 5, 9 5s are, so that will be 16 divided by 5. Alright, now we need to find out summation of x square dot px. जो आपने वैल्यूज निकाली हैं उन सबको आप ऐड कर दें, लीड्स टू 8 divided by 45 plus 16 divided by 9 plus 16 divided by 5. इन सब का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 45 का, so that will be 8 plus 9 5s are 45 and 16 5s are 80 plus 5 9s are 45 and 16 times 9 is equals to 144. So 144 plus 88 divided by 45 gives you the value of 5.15. Alright, now summation of px square basically equals to e of x square. Alright, so for variance we need to apply the working formula, which is e of x square. The value is 5.15 minus e of x, which is 32 divided by 15 and whole square. After simplifying, you get the value of standard deviation, that is 0.598, leads to 0.6. Question number 7. A particular piece of music was playing by 91 pianists, and for each pianist the number of incorrect notes was recorded. The results are summarized in the table. You have the table. Draw a histogram. जब आपके पास हिस्टोग्राम प्लॉट करने का क्वेश्चन आए, सबसे पहली चीज आपने विड्थ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 1 से लेके 5 तक की जो आपके पास विड्थ होगी, इट विल बी 5, क्योंकि 1 और 5 दोनों इंक्लूड कर रहे हैं। 6 10 की भी क्लास फिट कितनी है, 5 है। 11 20 की क्लास फिट 10 है। 21 40 की क्लास फिट 20 है। और 41 से लेके 70 की क्लास फिट आपके पास 30 है।
ये सारी मैंने क्या निकाली है, क्लास विड्थ। क्यों निकाली? क्योंकि अब आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि आपके पास अनइक्वल क्लास विड्थ है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो पहले की क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 10 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ इज 5 लीड्स टू 2। इसी तरह हम बाकी की निकालेंगे, 5/5 इट्स 1, 26/10 इट्स 2.6, 32 डिवाइडेड बाय 20 इट्स 1.6 एंड लास्टली वी हैव 0.6। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा हूँ क्लास विड्थ से। हर जगह मैंने यही किया। अब मैंने इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करना है और मेरे पास वाई एक्सिस पे मुझे समझ में आ गया कि एफ डी आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है मेरे पास एक्स एक्सिस पर है इनकरेक्ट नोट्स जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि एक्स पर मेरे पास है इनकरेक्ट नोट्स। ऑलराइट, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास हिस्टोग्राम में गैप तो होना नहीं चाहिए भाई। 1 से स्टार्ट हुआ 5, अब यहाँ भी 5 होना चाहिए था। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों का मेरे पास इक्वल नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे बाउंड्रीज निकालनी पड़ेंगी। तो अब ये 5 नहीं है, अब ये आ जाएगा 5.5 दोनों के लिए। इसी तरह इन दोनों के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.5। सिमिलरली ये आ जाएगा 20.5 एंड ये आ जाएगा मेरे पास 40.5। तो ये मेरी बाउंड्रीज बनने वाली हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट 1 से नहीं है, अब स्टार्ट ये होगा 0.5 से और एंड कहाँ होगा, 70 पे नहीं होगा, एंड होगा मेरे पास 70.5 पर, ठीक है बेटा। ये मैंने क्यों निकाली, क्योंकि मेरे पास जो इंटरवल्स थे, क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर ये पहली क्लास खत्म हो रही है और जहाँ से सेकंड क्लास शुरू हो रही है, इनके नंबर्स आपके पास हमेशा सेम होने चाहिए। और अगर सेम नहीं होते हैं तो हम ये 0.5 का फैक्टर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है, वाई एक्सिस की जरा वैल्यू को ऑब्जर्व करें। आपके पास सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है इट्स 2.6 और लोवेस्ट कितनी आ रही है 0.6। तो अब मेरा ग्राफ कैसे प्लॉट हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये आ गया मेरे पास 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5 एंड 3। ग्राफ ऐसे बनना चाहिए आपका कि एटलीस्ट 75% ऑफ द ग्राफ शुड बी ऑक्यूपाइड। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अपने विड्थ के ऊपर, हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, 0.5 से स्टार्ट होके जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है 70.5 तक। तो मैं यहाँ पे मार्क करना शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास आ रहा है 10, ठीक है जी, 10, ओ सॉरी वो 10.5 लिखा था, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ऑलराइट, तो पहली जो मेरी विड्थ स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पहला मेरा हिस्टोग्राम 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। ये मेरे पास 10 डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर एक डिस्ट्रीब्यूशन 1 के बराबर है। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ कि मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, 0.5 है तो 0.5 से जाएगा 5.5, मतलब यहाँ तक जाएगा और कितनी एफडी पे जाएगा, 2 पर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करूँ तो ये ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा कि ये 2 तक जाएगा, ठीक है, 0.5 से स्टार्ट होगा और कब तक जाएगा, तब तक ये 5.5 पर ना पहुँच जाए, मतलब ये वाली आपकी लाइन आएगी। ये आपका पहला ग्राफ कंप्लीट हुआ, पहली बार कंप्लीट हुई है, ठीक है जी। दूसरी कहाँ से कहाँ तक है भाई, 5.5 से स्टार्ट होगी और 10.5 तक जाइए और एफडी कितनी है, 1 है, ठीक है जी। 5.5 से 10.5 और एफडी 1 है, करते हैं स्टार्ट इसको भी। ऑलराइट, 5.5 से लेके 10.5 और एफडी 1 है, ठीक है जी। तो 10.5 मेरे पास आएगा 10.5, ये रहा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और मेरे पास ये सेकंड विड्थ बन गई, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, 10.5 से लेके 20.5 और 2.6, 10.5 से लेके 20.5 और 2.6। अब 2.6 कहाँ होगा आपके पास, 2.6 आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी। ये पॉइंट आपके पास 2.6 का हो गया। तो 2.6 पर आ रहा है 10.5 से लेके 20.5, ठीक है बेटा। तो 20.5 पे जाके मैं 2.6 पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये आ गया 20.5 बेटा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट होगा मेरे पास 10.5 से
तो 10.5 पर भी एक लाइन मेरी बन जाएगी और इन दोनों को भी मैं कनेक्ट कर दूंगा. सो दैट इज माई थर्ड बार. उसके बाद क्या हो रहा है, 2.6 के बाद 20.5 से लेके 40.5, 20.5 से लेके 40.5 पर आपकी 1.6 है. तो 1.6 आपके पास ये वाला फिगर है. ठीक है, आ जाए 10.5 से लेके 40.5. 40.5 का मतलब हो गया कि बीच में, और ये आपके पास वैल्यू है स्टार्ट होगा 10.5 से. सो दैट्स हाउ योर ग्राफ लुक्स लाइक. ये हमारा कंप्लीट हिस्टोग्राम हो गया, वेटेज ऑफ 5 मार्क्स. मेक श्योर कि आप इसके एक्सेस को मेजर करना नहीं भूलो जब भी हिस्टोग्राम बनाने का आएगा. सबसे पहले आपने क्लास विड्थ निकालनी है, उसके बाद इंटरवल्स को देखना है. अगर ये दो नंबर आपके सेम नहीं है सो यू नीड टू फाइंड आउट द बाउंड्रीज. यहाँ पर 0.5 आपने ऐड किया, यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया, और यही आपने हर जगह किया ताकि आपके पास गैप खत्म हो जाए. ये आपका कंप्लीट हिस्टोग्राम. ऑलराइट, पार्ट बी. State which class interval contains the lower quartile and which class interval contains the upper quartile. Hence find the greatest possible value of the interquartile range. Alright. Firstly मैं बात करता हूँ कि हमारे पास summation of frequency कितनी है. अगर हम इन सबको ऐड करें, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, so that is equals to 91. Alright. First we need to find out the upper quartile. Let's talk about Q3, which is equals to 3 divided by 4 times n plus 1 leads to 92. So 92 times 3 and divided by 4, it is equals to 69. Alright. 69 कहाँ पे लाई कर रहा है? 10 plus 5 15, 15 plus 26 it's 41. CF निकाल रहा हूँ मैं सबकी. ठीक है, 41 plus 32 it's 73. इसका मतलब ये हुआ कि 41 के बाद मतलब 42 से लेके 73 तक के सारे नंबर्स यहीं पर हैं. 69 भी यहीं पे लाई कर रहा होगा. So the range of my upper quartile is 21 till 40. Alright. अगर आप lower quartile की बात करो, the working formula is what? 1/4 times n plus 1 means 92. So 92 divided by 4, it's 23. 23 कहाँ पर लाई करेगा? 10 plus 5 15, 15 plus 26. Obviously 23 मेरा यहीं पे लाई करेगा. So the lower quartile I have, it's from 11 till 20. अब आपके पास इंटरकोटाइल क्या होता है? ऑलराइट, इंटरकोटाइल रेंज बेसिकली आपका डिफरेंस होता है अपर कोटाइल का और लोअर कोटाइल का. आपको क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट पॉसिबल. आपको सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए. सबसे बड़ी वैल्यू के लिए मेरे पास अपर कोटाइल का अपर बॉन्ड होगा और लोअर कोटाइल का लोअर बॉन्ड होगा. तो अपर कोटाइल की मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, 21 भी है और 40 भी है. तो मुझे लेनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ 40 माइनस. लोअर कोटाइल की भी दो वैल्यूज हैं, एक 11 और एक 20 है. मुझे चाहिए 11. सो 40 माइनस 11 लीड्स टू 29. दैट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और ये आपका आंसर हो गया. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन नंबर ऑफ इनकरेक्ट नोट्स. तो मीन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा. ऑलराइट. और मिड पॉइंट को हम यहाँ पर लेबल क्या करते हैं? हम यहाँ पर उसको एक्स लेबल करते हैं. तो पहला क्या हो जाएगा? दोनों को आपने ऐड किया, 1 plus 5 6, 6/2 लीड्स टू 3. ये आपका मिड पॉइंट आना शुरू हो गया. 6 plus 10, 16/2, इट विल बी 8. 11 plus 20, इट्स 31, 15.5 एंड 30.5 एंड 55.5. ये सब के आपके आ गए मिड पॉइंट. अब हम क्या करेंगे? अब हम एफ एक्स निकालेंगे. एफ एक्स का मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को इन मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करूंगा. 10 3s are 30, 8 5s are 40, 15.5 multiply with 26, it is equals to 403. उसके बाद 30.5 multiply with 32, it's 976, and 55.5 times 18 is equals to 999. अब मैं निकालूंगा summation of fx, means I need to add all those values. So the summation is 2448. मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मीन इज summation of fx divided by summation of f. Summation of fx is 2448 divided by summation of f is 91. आपको क्वेश्चन में गिवन है. डिवाइड किया आपने 2448 divided by 91, it is equals to 26.90. That is your estimated mean answer.